हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आपके स्कूल एग्जाम में, आगे चल करके बोर्ड एग्जाम में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें भी इसका यूज रहेगा। और इसमें जो चीज हम लोग सीखने वाले हैं यानी ऑक्सीडेशन नंबर, वो पूरे केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल है। तो इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से देखो। पूरा चैप्टर को कवर किए एक वीडियो में। बहुत सारा सब टॉपिक्स है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारा बात को कवर किए हैं एक ही वीडियो में। तो बहुत प्रॉपरली अपने नोटबुक के साथ इस वीडियो को देखो, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके प्रॉपरली नोट्स बनाओ, हर बात को बहुत प्रॉपरली सुनो और ये चैप्टर पे कमांड करो। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 11 रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब इसका एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं है। थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, और वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत यूज है। तो इस हाइपोथेटिकल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये होता क्या है और हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको। एक डिफिनेशन है, बहुत बेसिक सा डिफिनेशन है, एनसीईआरटी का डिफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर का, दैट नेट चार्ज ऑन एन एटम अज्यूमिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, तो वहां जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ शिफ्टेड है, यानी उसी का उस पर पूरा हक है। वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट बिलोंग्स टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहां पे हम जरा सा बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं। तो देखिए, जैसे ए और बी के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बीचों बीच है। यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। लेकिन मान लीजिए कि ये बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचने का ताकत, टेंडेंसी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मान लीजिए कि ये बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा, जिसके वजह से उस पे आ जाएगा डेल्टा माइनस और इस ए पे आ जाएगा डेल्टा प्लस। ये तो बहुत ऑब्वियस सा बात है, बिकॉज वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बी के तरफ शिफ्ट करेगा तो बी के नजदीक हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, तो उस पे चार्ज क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस, और ए पे चार्ज क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस। ठीक है, ये रियल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली होता है ऐसा। ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि एक काम करिए ना, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बी के तरफ जरा सा शिफ्ट मत कीजिए, पूरा पूरा बी को दे दीजिए, बी को ही दे दीजिए, उस पे सिर्फ बी का हक है, उस पे सिर्फ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हक है। अगर ऐसा काम हम लोग करते हैं तो ये ए का तो नुकसान हो गया, तो ए के पास चार्ज क्या आएगा, पूरा गोटा पॉजिटिव चार्ज। यहां जरा सा गया था तो डेल्टा प्लस आया था, पूरा चला जाएगा तो पूरा प्लस आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है, वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, साथ में वो जो बी है उसके पास चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार अगर एक मॉलिक्यूल में किसी एटम से जुड़ा हुआ सारा बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ देते हैं कि उसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस पे हक किसका है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हक है। ठीक है, तो वैसे केस पे उस पे जो नेट चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे अगर ए बी एक मॉलिक्यूल होता और बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो वैसे केस में ए का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता +1 और बी का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता -1। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोगों को। बट यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कहता है कि उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ थोड़ा सा घसकाओ, थोड़ा शिफ्ट करो, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा कहता है कि इसको शिफ्ट मत करो, पूरा उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ही दो इलेक्ट्रॉन, सो दैट कि ऐसा लगे कि दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ओनली। ऑब्वियस है, ऐसा होता तो है नहीं कि पूरा पूरा उसका हक तो है नहीं, हक तो दूसरे वाले एटम का भी है। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम लोग को कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात हो ही रहा है तो एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन आप लोग को हम दे देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को लेकर के, कि अगर आप एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे अलोंग अ पीरियड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है और किस तरीके से ये वेरिएशन होता है पीरियोडिक टेबल में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में, अलग चैप्टर है बिल्कुल क्लास 11 का। यहां पे खाली ये ध्यान रखना है अलोंग अ पीरियड जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब अगर कार्बन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर होगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, इस तरह का ऑर्डर, बिकॉज ऑक्सीजन सबसे राइट में प्लेस्ड है। ठीक है, और अगर ऊपर से नीचे आते हैं आप एक ग्रुप में, ये डिसेंडिंग डाउन द ग्रुप, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। ठीक है, ये एक बेसिक सा टेंडेंसी जो अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक दो पॉइंट आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं वहां पर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है दैट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन और सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन और सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव खाली फ्लोरीन के पीछे होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आई गेस इतना बेसिक सा इंफॉर्मेशन काफी है आप लोग के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने के लिए और ये ध्यान देने के लिए कि दो एटम के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। अब आते हैं वापस ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ। तो फिर से एक बार डेफिनेशन को देखो, नेट चार्ज ऑन एन एटम अज्यूमिंग दैट द शेयर्ड पेयर कौन सा होता है, वही कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो पेयर होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि उस बॉन्ड को किसके तरफ तोड़ना है, आपको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ तोड़ना है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाते हैं, देखिए इसको देखिए, H2O का फोटो हम बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, अभी तो बात हुआ है कि ऑक्सीजन से ज्यादा सिर्फ कौन होता है, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जब हम तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन को देंगे माइनस और H को देंगे प्लस, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पे हम समझा चुके हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको माइनस मिलेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको प्लस मिलेगा बॉन्ड तोड़ने पर। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो फिर से O को मिलेगा माइनस, H को मिलेगा प्लस। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना आया, देखिए इस बॉन्ड को तोड़ने से -1, इस बॉन्ड को तोड़ने से -1, तो इस ऑक्सीजन पे नेट चार्ज आया -2। तो हम लोग क्या बोलेंगे, H2O में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ठीक है, सिमिलरली इस हाइड्रोजन पे देखिए नेट चार्ज कितना आया है, +1, और इस हाइड्रोजन पे भी नेट चार्ज कितना आया है, +1। तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2O इज +1। ध्यान रखना, दोनों को मिला के +2 नहीं बोल देना है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक एलिमेंट का होता है, तो हाइड्रोजन का इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, नीचे और एग्जांपल है उसको देखते हैं, C2H6 इथेन, इसका फोटो बना हुआ है। अब यहां देखिए, जब C और H का बॉन्ड टूटेगा तो C को मिलेगा -1 और H को मिलेगा +1, बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, कार्बन पीरियोडिक टेबल में राइट साइड लाई करता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो फिर से H को मिलेगा +1, कार्बन को मिलेगा -1। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो H को मिलेगा +1 और कार्बन को मिलेगा -1। तो ये 3 बॉन्ड तो टूट गया, कार्बन को 3 नेगेटिव चार्ज मिल चुका है। लेकिन बाबू जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां तो बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं, दोनों तो सेम एटम है, तो वैसे केस में कोई चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं। अरे डिफिनेशन तो ये कहता है ना कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका होगा वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां ये कार्बन ये कार्बन में से दोनों में से हारेगा कोई, क्यों,
क्योंकि दोनों तो सेम एटम है, तो इस केस में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस पे किसी एक का पूरा हक नहीं होगा। ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन का ये चारों बॉन्ड टूट गया और इस पे नेट चार्ज जो आया वो आया -3। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस H को प्लस मिलेगा, कार्बन को माइनस मिलेगा। ये बॉन्ड तोड़ोगे H को प्लस मिलेगा, कार्बन को माइनस मिलेगा। ये बॉन्ड भी तोड़ोगे H को प्लस मिलेगा, कार्बन को माइनस मिलेगा। तो ओवरऑल इस कार्बन पे भी नेट चार्ज कितना आया? -3। तो हम लोग क्या बोलेंगे? C2H6 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज -3 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। बिकॉज हाइड्रोजन तो सारे हाइड्रोजन को आप देख लो, उसमें नेट चार्ज जो निकल करके आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है +1। तो ये बेसिक सा डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर का कि आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उस बॉन्ड को उस तरीके से तोड़ो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको माइनस दे दो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को प्लस दे दो। और अगर इस तरीके का कुछ होता है, कैसा, जहां पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला दो एलिमेंट है तो उसके बॉन्ड को तोड़ने में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और यहां पे आप लोगों को दिखाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया हुआ है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है ऑब्वियसली, यहां तुम लोगों को पता है फ्लोरीन से पीछे बस ऑक्सीजन है। तो यहां पे ना दो बॉन्ड टूट रहा है, तो दो बॉन्ड टूटने के वजह से इस ऑक्सीजन को -2 मिलेगा, इस कार्बन को मिलेगा +2। ध्यान रखना, एक बॉन्ड के लिए +1 -1, तो दो बॉन्ड के लिए +2 -2। और यहां पे जब दोनों बॉन्ड टूटेगा तो फिर से इस ऑक्सीजन को मिलेगा -2, इस कार्बन को मिलेगा +2। तो कुल मिलाकर के इस कार्बन के पास नेट चार्ज कितना आ गया? +4। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। ध्यान रखना, नेट चार्ज देखने से पहले उस एटम से जुड़ा हुआ सारा बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है। जैसे इस केस में वो कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा था, गौर से देखिए हम चारों बॉन्ड को जब तोड़े हैं उसके बाद देखें कि उस पर नेट चार्ज क्या आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स एसोसिएटेड विद दैट एटम एंड देन फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट द नेट चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन इट। और बॉन्ड तोड़ने का प्रोसेस कैसा होगा? तो अगर वो बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को माइनस और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को प्लस देना है। लेकिन अगर वो दोनों सेम एटम है तो वहां पर बॉन्ड जब आप तोड़ोगे तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है कि जो हम लोग अभी तरीका सीखे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, वो है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करने वाला। ठीक है, लेकिन पहला बात कि सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा नहीं। ठीक है, और दूसरा बात, अगर स्ट्रक्चर पता भी होगा तो वो तरीका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत लेंदी तरीका है। तो अभी हम लोग एक ऑल्टरनेट तरीका सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, जहां पे बगैर स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में इसी तरीके को, रूल्स वाले तरीके को, अभी जो पढ़ाने वाले आप लोग को। लेकिन वो कॉन्सेप्ट इसलिए बताएं सो दैट आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो, आपको ये पता हो कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब ये सेकंड मेथड है, रूल्स डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहां पे जो भी रूल्स है उसको हम लोग अप्लाई करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे बगैर स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है इन द फ्री स्टेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री स्टेट? फ्री स्टेट का मतलब है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो। जैसे देखो O2 सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम, इसको बोलते हैं फ्री स्टेट। If you write carbon dioxide CO2, then this is not a free state because इसमें दो एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, it is not free state। फ्री स्टेट का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। कोई बोलेगा सर O2 तो है वो फ्री स्टेट, कोई बोलेगा सर O3 ओजोन, ये भी है फ्री स्टेट बिकॉज ओजोन में भी सिर्फ ऑक्सीजन का ही एटम प्रेजेंट है, तो उसको भी हम लोग फ्री स्टेट में ही कंसिडर करेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है इन द फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 0। दिस इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 0। ये ध्यान रखना है पहला पॉइंट कि अगर कभी भी फ्री स्टेट में आपको दिख जाएगा इस तरह का मॉलिक्यूल, इन सब में जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। नाउ व्हाट इज अल्कली मेटल? ग्रुप 1 के सारे मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, ग्रुप 1।
और ग्रुप 2 के सारे मेटल्स को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये हो गया ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप 1 मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये हो गया ग्रुप 1 मेटल्स। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये हो गया ग्रुप 2 मेटल्स, ग्रुप 2 मेटल्स। इसमें बहुत कॉमनली क्या आता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब आ गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि सेकेंड ग्रुप का मेटल्स। तो यहां कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप 2 मेटल्स इन देयर कंपाउंड, ध्यान रखना ये मेंशन किया हुआ इन देयर कंपाउंड, क्योंकि फ्री स्टेट में तो भाई जीरो होता है, फ्री स्टेट में ये भी रहेगा तो जीरो होगा। इन देयर कंपाउंड का मतलब अब फ्री स्टेट नहीं है, अब किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड है, तो वैसे केस में +1 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 वाला होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 का जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। बड़ा सिंपल याद रखना, ग्रुप 1 वाले का +1 और ग्रुप 2 वाले का +2 होगा। कब? कंपाउंड में। और फ्री स्टेट में क्या होगा? 0। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, काफी सारे कंपाउंड्स में आता है, इसलिए ये रूल में भी अपना जगह बनाया है। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड, अगेन आई एम मेंशन कंपाउंड ओवर हियर बिकॉज फ्री स्टेट में तो 0 है। ठीक है। इन इट्स कंपाउंड इज जनरली -2, पक्का नहीं है लेकिन जनरली ज्यादातर केसेस में अपने कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या लेने वाले हैं? ऑक्सीडेशन नंबर -2। बट इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे पहला एक्सेप्शन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरोक्साइड? पेरोक्साइड का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड, इसको हम ऐसे रख देते हैं, एक ऐसा कंपाउंड जहां पे ऐसा बॉन्ड हो, O का बॉन्ड हो, यहां पे और भी बॉन्ड बना हुआ है, बट ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरोक्साइड्स। ठीक है। यहां कुछ एग्जांपल हम दे दिए, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, BaO2 बेरियम पेरोक्साइड। देखो यहां पे हम एक बहुत बेसिक चीज बताते हैं पेरोक्साइड देखने का। अगर ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट है, अगर ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट है तो इस फॉर्म में रहना चाहिए, X2O2, जैसे यहां देखो H2O2 या फिर Na2O2। ग्रुप 1 का अगर कोई एलिमेंट है तो कंपाउंड किस फॉर्म में होना चाहिए? X2O2। ठीक है, तो वो पेरोक्साइड होगा। और अगर ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट है, बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, ओके, तो ग्रुप 2 का अगर कोई एलिमेंट है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? XO2। सब लोगों को दिख रहा होगा ये बात कि अगर ग्रुप 1 का कोई है तो वो होना चाहिए X2O2 के फॉर्म में, H2O2 या Na2O2, और ग्रुप 2 का अगर कोई है तो वो होना चाहिए XO2 के फॉर्म में, तो वो पेरोक्साइड होगा। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड्स इज -1। जनरली क्या होता है? -2 होता है, बट अगर पेरोक्साइड्स का बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि आपके स्कूल वगैरह के सिलेबस में पेरोक्साइड्स आप बहुत बेसिक सा अगर ध्यान रखोगे, 2-4 एग्जांपल तो हो जाएगा काम, बट इन जनरल इसके अलावा भी बहुत सारा और पेरोक्साइड्स होता है नॉन मेटल्स के साथ भी। ठीक है। तो वो कैसे आप पहचानोगे? तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाए हुए हैं, हाउ टू डिटरमाइन पेरोक्साइड। भाई पेरोक्साइड कैसे पहचानते हैं हम लोग, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर आपको जानना है कि क्या वो जुगाड़ है, क्या वो तरीका है, क्या वो शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम लोग पहचानते हैं कि एक कंपाउंड में पेरोक्साइड लिंकेज है कि नहीं है, तो वो वाला वीडियो आप देख लो, 5-7-10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि पेरोक्साइड को पहचानते कैसे। बट इन जनरल ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो पेरोक्साइड्स है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और बहुत बेसिक सा पेरोक्साइड कैसे पहचानोगे, ये वाला पेरोक्साइड इस फॉर्म का, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ पेरोक्साइड, ग्रुप 1 M2O2 और ग्रुप 2 MO2 के फॉर्म में। ठीक है, H2O2 या MO2 जो भी बोल लो, और ग्रुप 2 XO2 के फॉर्म में अगर रहेगा तो पेरोक्साइड रहेगा। और अदरवाइज इसके अलावा और जो पेरोक्साइड्स था नॉन मेटल के साथ पेरोक्साइड, उसके लिए आप वो वाला वीडियो देख लो जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड्स। नाउ व्हाट इज सुपर ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड होता है कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 का है तो XO2 के फॉर्म में रहेगा सुपर ऑक्साइड। हम बहुत डिस्टिंग्विश करके रहेंगे, इसको हम यहां पर लिख ही देते हैं। जैसे अगर यहां पे मेंशन करें कि H2O2 X बिलोंग्स टू
ग्रुप 1 एलिमेंट एंड Y बिलोंग्स टू ग्रुप 2 एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है। X ग्रुप 1 है, Y ग्रुप 2 है, तो X2O2 इज पेरोक्साइड, ठीक है। फिर ग्रुप 1 में ही X अगर है और O2, देन दिस वन इज सुपर ऑक्साइड एंड YO2 इज पेरोक्साइड, ठीक है। अभी के लिए इतना ही जानकारी, और बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन तो आप लोग को पता ही है। तो ये वाला 2 पॉइंट हो गया, पेरोक्साइड का ऑक्सीजन का -1 होता है और सुपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन का क्या होता है, -½ होता है, याद रखना है वाला वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो एक तीसरा एक्सेप्शन भी आता है इसमें, दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। अब एक बात ध्यान रखना है, द ओनली एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन इज फ्लोरीन। ये शुरू में आप लोगों को बताया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन और सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ कौन है, सिर्फ फ्लोरीन है, ठीक है। तो अगर आपको ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, पॉजिटिव देखने का मतलब कि वो जिससे बॉन्ड बनाएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, सो दैट कि जब बॉन्ड टूटेगा तो उसको मिलेगा -1 और O को मिलेगा प्लस। तो इफ यू वांट टू हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, देन यू हैव टू मेक इट्स बॉन्ड विथ फ्लोरीन। आपको फ्लोरीन का दूसरा कंपाउंड मॉलिक्यूल को लाना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। वहां पे 2 एग्जांपल लिखा हुआ है, एक एग्जांपल है OF2 और एक एग्जांपल है O2F2। These two are called oxygen fluorides. These compounds, these molecules are called oxygen fluorides. और ऑक्सीजन फ्लोराइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। OF2 में ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। स्ट्रक्चर से तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को, हम बोले बगैर स्ट्रक्चर के भी ध्यान रखना है। और O2F2 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। तो जनरली ऑक्सीजन का होता है -2, पेरोक्साइड्स में होता है -1, सुपर ऑक्साइड्स में होता है -½ और ऑक्सीजन फ्लोराइड्स में पॉजिटिव होता है, जिसमें से 2 एग्जांपल है, OF2 में +2 और O2F2 में +1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट as far as inorganic chemistry compounds are concerned, and oxidation number of hydrogen in its compound is generally +1। फिर से हम मेंशन किए कंपाउंड, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू होगा +1। ऑक्सीजन की तरह यहां पर भी एक्सेप्शन है, लेकिन ऑक्सीजन के जितना डाइवर्सिफाइड एक्सेप्शन नहीं है, उतना सारा वैरायटी नहीं, बहुत बेसिक सा केस है। एक एक्सेप्शन है इन मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स का मतलब हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू मेटल, मेटल का वाला कंपाउंड है। इन मेटल हाइड्राइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। मेटल हाइड्राइड्स में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, बट इन जनरल बाकी सारे कंपाउंड्स में +1 है। मेटल हाइड्राइड्स का कुछ एग्जांपल भी यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने, देखो NaH मेटल हाइड्राइड हुआ, मेटल हो गया सोडियम, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है KH, CaH2, AlH3, ये कुछ एग्जांपल्स है। बट कहीं पर भी आपको ऐसा दिखे कि हाइड्रोजन है और कोई मेटल है तो उसको मेटल हाइड्राइड बोलेंगे। अगर मान लीजिए मेटल है और साथ में सिर्फ हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड मेटल हाइड्राइड। और वैसे केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या लिखेंगे, -1, अदरवाइज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +1 हमेशा, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम केस में हम लोग ये वाला पॉइंट को लगा करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले हैं। एंड द पॉइंट इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all the atoms in a compound is 0। This is again 0। कि किसी भी कंपाउंड में जो सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम है, ऑक्सीडेशन नंबर का सम है, वो क्या होगा, 0। और किसी भी आयन में जो ओवरऑल सम होगा वो होगा उस आयन का नेट चार्ज। एक एटम में क्या होगा, सम होगा 0 और किसी आयन में होगा उसका नेट चार्ज। जैसे एग्जांपल देखिए, वी टेक एग्जांपल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसमें सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन का 3 एटम है। तो ये वाला पॉइंट अगर हम लोग लगाएं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। कह भी रहा है कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दो तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 0। तो एक सल्फर तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर और 3 ऑक्सीजन, तो 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब
ऑक्सीजन का इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। अभी थोड़ा देर पहले सीखे, तो यहां पे अगर हम -2 का वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द केस ऑफ अ पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्लोराइड, तो जनरल वाला बात हम लोग लगाएंगे यहां पे -2। और अगर इस ऑक्सीजन की जगह, ऑक्सीडेशन नंबर की जगह -2 लिखते हैं, तो सॉल्व करने पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकल के आ जाएगा +6। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का हो गया, कंपाउंड का हो गया, आयन का देख लेते हैं। ये हो गया SO3 सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन। अब यहां देखो, सल्फर एक एटम है, ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 1 and 3 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 and ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके, एंड द सम विल बी इक्वल टू -2। व्हाई -2? बिकॉज सल्फाइट में नेट चार्ज -2 है, लिखा हुआ भी है। किसी आयन में टोटल सम अगर निकालोगे तो वो आयन के चार्ज के बराबर होगा, किसी कंपाउंड में निकालोगे न्यूट्रल में तो वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पे फिर से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की जगह हम लोग -2 पुट कर देते हैं, तो सॉल्व करने पे सल्फाइट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा +4, ठीक है। ये दोनों चीजों को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। खैर, इसको भी हम लोग यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जैसे आप लोगों को दिखाते हैं आगे के स्लाइड्स में। यहाँ पे देखो खूब सारा क्वेश्चंस है, तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स को लगा करके। बट उसके पहले एक दो क्वेश्चन और बेसिक देखते हैं, उस पॉइंट को लगा करके, फिर एक पॉइंट और है, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इसको देखो, H2SO4, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लोग लिखेंगे न्यूट्रल ओवरऑल, कोई चार्ज नहीं है इसके पास, तो वी कैन राइट दैट 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 2 into क्यों लिखे समझ में आ रहा है? बिकॉज हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 2, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, बिकॉज सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो 1 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है, तो प्लस 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये इसमें लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज ओवरऑल न्यूट्रल इक्वल टू 0 हो गया। अब हाइड्रोजन का इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो 2 into +1 कितना हो गया? 2, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यही निकालना है मेरे को, इसके लिए कोई रूल है नहीं, प्लस 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, so we'll write 4 into -2 which is -8, which is -8 is equals to 0। और यहां से सॉल्व करके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकल के आ जाएगा। इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कम्स आउट टू बी, कितना वैल्यू आ रहा है? 2 - 8 -6, और उधर जाने के बाद +6, द आंसर इज +6, ठीक है। बहुत बेसिक सा पॉइंट था। ऊपर में एक एग्जांपल है NaClO4, आप लोग खुद से भी उसको ट्राई कर सकते हैं, ये वाले को, NaClO4 को, कि इसमें क्या लगने वाला है। वैसे इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं, इधर वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देख लो कि क्या आंसर निकल के आ रहा है। इसको हम सॉल्व भी करते हैं। यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम Na, बिकॉज Na का नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो एक ही बार लिखेंगे इसको। क्लोरीन भी एक ही है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, वो भी एक ही बार लिखेंगे हम लोग, बिकॉज क्लोरीन का भी नंबर ऑफ एटम्स 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, तो यहां पे क्या लिखें? प्लस 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज न्यूट्रल है, फिर से ओवरऑल 0 को चार्ज हो जाता, उस चार्ज के बराबर हो जाता। अब सोडियम एक अल्कली मेटल है, इसके लिए पॉइंट्स अपने पास है कि अल्कली मेटल का क्या होता है कंपाउंड में? +1, तो यहां पे हम लिखेंगे +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन Cl लिखेंगे, बिकॉज Cl के लिए कोई पॉइंट नहीं हम लोग के पास। और ऑक्सीजन का इन जनरल कितना होता है? -2, तो 4 into -2 कितना हो गया? -8 इज इक्वल टू 0। यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन विल कम आउट टू बी +7 इन दिस केस, ठीक है। 3-4 सवाल हम लोग बनाए हैं, उनको देखते हुए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। और एक आखिरी पॉइंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन F in all its compound is -1। पूरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली उसका तो हमेशा ही -1 होगा, बिकॉज जब भी बॉन्ड टूटेगा तो उसी को मिलने वाला इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रखना, यहाँ पे कंपाउंड लिखे फिर से, क्योंकि फ्री स्टेट में तो 0 होने वाला है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हेलोजेंस, यानी क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इज -1 इफ प्रेजेंट विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर अगर प्रेजेंट है
तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1, उसका भी होगा। जैसे इसको देखो, FeCl3 में Cl प्रेजेंट है और ऑक्सीजन नहीं है प्रेजेंट, तो इसलिए Cl का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1, यहां लिखा हुआ है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो -1 होगा, अगर ऑक्सीजन है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, वो कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। जैसे इस केस को देखो, NaClO4 में Cl है लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी है, तो अगर Cl के साथ ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा पॉजिटिव, लेकिन वो होगा कितना, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो यहां पे करके हम दिखाएं। देखो पॉजिटिव आया वैल्यू +7, लेकिन अगर वो Cl रहता बगैर ऑक्सीजन के तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप स्ट्रेट अवे क्या लिख देते हैं, -1। जैसे इसको देखो, FeCl3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रेट अवे -1। ठीक है, यहां पे आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू 0। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या ले सकते हैं यहां पे हम, -1, बिकॉज इट इज प्रेजेंट विदाउट ऑक्सीजन। तो इसका -1 अगर लेंगे तो यहां से कैलकुलेट करके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe विल कम आउट टू बी, यहां पे -1 तो ये -3 हो गया, राइट हैंड साइड गया तो +3 आंसर। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स जो है प्रॉपर्ली नोट डाउन करो, इसको स्टडी करो, और जितना भी इलस्ट्रेशन यहां पे दिए 4-5 उसको आप बढ़िया से देखिए। उसके बाद इस पेज में आप देखो कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस में हर कंपाउंड में एक एलिमेंट को हम लोग अंडरलाइन किए हुए हैं जिसका हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, एक हम आप लोग को निकाल करके दिखाते हैं कि हर बार आपको इस तरीके से पूरा ये इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, ये बिगिनर के लिए, बट आगे चल करके आप लोग को बगैर इक्वेशन को लिखे हम लोग सीधे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे उसी को देखते हैं। देखिए, जैसे Na-H2PO4 है, यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, 4 ऑक्सीजन का मिला करके -8 लिख सकते हैं इसके ऊपर हम, बिकॉज हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 ईच, तो 4 का मिला करके वैल्यू क्या हो गया, -8, क्योंकि कोई पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड वाला केस तो है नहीं, -8। हाइड्रोजन 2 मिला करके +2 लिख देंगे, बिकॉज हाइड्रोजन का +1 करके होता है, और सोडियम का लिख देंगे हम +1, क्यों, बिकॉज सोडियम अल्कली मेटल है, उसका +1 होता है। ये सारा पॉइंट्स में लिखा हुआ है। फॉस्फोरस के लिए कोई पॉइंट नहीं है हम लोग के पास, तो फॉस्फोरस के लिए हम यहां पे लिखेंगे X, और ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है, सो विल राइट 1 + 2 + X -8 इज इक्वल टू 0, and hence the value of X will come out to be +5, which is oxidation number of phosphorus in this compound। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं और थोड़ा समझ में आएगा। NaHSO4, फिर से ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहां पे हम क्या लिख दें, -8, जस्ट अ मिनट, यहां पे हम लिख देंगे -8। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या लिख देंगे, +1, और सोडियम के ऊपर फिर से लिख देंगे +1। तो इस सल्फर में अगर हम लिखते हैं X, तो वैल्यू क्या होगा, 1 + 1 + X -8 इज इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू द वैल्यू X इज इक्वल्स टू +6। तो इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू है +6। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, यहां पर 7 ऑक्सीजन है तो -14 लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन है तो +4 लिख सकते हैं, और 2 फास्फोरस है। अब देखिए यहां पे फास्फोरस 2 है, अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर X है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बाबू, 2X। ये क्लियर है, यहां पे फास्फोरस 1 था तो X लिखे, यहां पे सल्फर 1 था तो X लिखे, बट यहां पे फास्फोरस 2 है तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2X, वेयर X इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक एटम के लिए होता है, दोनों फास्फोरस का मिला के 2X, यानी X एक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पे, and the equation will be 4 + 2X -14 is equal to 0, and the value of X comes out to be +5. +5 is oxidation number of phosphorus in this compound। ठीक है, फिर यहां पर देखिए इस केस में K2MnO4, 4 ऑक्सीजन का -8 है ना, बिकॉज -2 ईच, 2 पोटेशियम का +2, बिकॉज पोटेशियम इज अल्कली मेटल, ग्रुप 1 का मेटल, तो +1 करके होगा, और Mn का लिख दो X, तो 2 + X -8 इज इक्वल टू 0, एंड द वैल्यू ऑफ X विल कम आउट टू बी +6। ये सारा जितना एग्जाम्पल आपको दिख रहा है सब एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चंस का एग्जाम्पल है।
ठीक है, तो इसीलिए ये सबका प्रैक्टिस करने से एग्जाम में जो आने वाला वो भी आसानी से बन जाएगा। ये 4 हम बनाए, बाकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और देखते हैं हम लोग, देखिए इसको देखो, यहां पे CaO2 में ऑक्सीजन का निकालना है, कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं, स्ट्रेट अवे आपको दिख जाएगा कि ये वाला कंपाउंड ये पेरोक्साइड वाला केस है। ध्यान दीजिए, दिखेगा, बिकॉज कैल्शियम इज ग्रुप 2 एलिमेंट एंड इट इज ऑफ द फॉर्म YO2। बताए थे आप लोगों को कि ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट Y है तो YO2 के फॉर्म में जो रहेगा वो पेरोक्साइड रहेगा, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1। तो सीधे आंसर -1 हो गया। ठीक है, यहां देखिए NaBH4, दिस इज एक्सेप्शन वाला केस जिसमें कि मेटल हाइड्राइड है, दिख रहा है मेटल और साथ में हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड है, तो ये चारों हाइड्रोजन का मिला करके -4 हो जाएगा ना। ऐसे जनरली हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन का +1 ईच, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड विच इज ऑब्वियसली एक्सेप्शन वाला केस, तो उसमें हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? -1 ईच, तो 4 हाइड्रोजन का -4। सोडियम इज अगेन अल्कली मेटल, तो इसका +1 हो गया। बोरॉन का x मार लिए, तो 1 + x - 4 इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स x का वैल्यू कितना? +3। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसको देखिए H2H2O7, 7 ऑक्सीजन का -14, 2 हाइड्रोजन का +2 और 2 सल्फर का हम 2x लिख सकते हैं, बिकॉज हर एक सल्फर का x मान लो ऑक्सीडेशन नंबर 2x। सो 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स राइज टू x इज इक्वल टू +6। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए Ki3 में आयोडीन का निकालना है आप लोग को। पोटेशियम का +1 लिख सकते हैं बिकॉज अल्कली मेटल है। आयोडीन का आप मान लीजिए इस केस में x, एक आयोडीन का x, तो 3 आयोडीन का यहां पे 3x लिखेंगे, तो 1 + 3x इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स राइज टू x का वैल्यू -1/3। ठीक है, Fe3O4, 4 ऑक्सीजन का -8 लिखेंगे, और Fe3 है तो यहां पे 3x लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 3x - 8 इज इक्वल टू 0 and the value of x is equals to 8/3। ठीक है, नेक्स्ट है Cr2O7 2-, देखिए इसमें क्या करने वाले हम लोग, बिकॉज ये आयन वाला केस आ गया है, तो सम इक्वल टू 0 नहीं होगा, सम इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन होगा। 7 ऑक्सीजन है तो -14, 2 क्रोमियम का 2x लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे? 2x - 14 इज इक्वल्स टू -2 एंड हेंस द वैल्यू ऑफ x इज +6। नेक्स्ट इज H2O3 2-, यहां पे देखिए 3 ऑक्सीजन के लिए -6 लिख सकते हैं, है ना, नॉर्मल सा ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? -2 ईच, तो 3 ऑक्सीजन का मिला करके -6 और 2 सल्फर का मिला करके 2x लिख देते हैं, बिकॉज x इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे? 2x - 6 इज इक्वल्स टू -2 and hence the value of x is +2। ठीक है, नेक्स्ट इज C2O4 2-, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करने वाले हम लोग? 4 ऑक्सीजन का -8 और 2 कार्बन का 2x लिख देते हैं, इक्वेशन विल बी 2x - 8 इज इक्वल्स टू 0, so the value, sorry, इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वल्स टू -2 है ना, बिकॉज द चार्ज इज -2, so the value of x here will be +3। These are certain questions, काफी सारा सवाल हम लोग बनाए यहाँ पर, और आई गेस आप लोग भी खुद से सॉल्व करके अपने आंसर्स को चेक कर रहे हैं, और इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में, आयन में आप किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखने के बाद हम लोग उस तरफ बढ़ते हैं जिस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन का एप्लीकेशन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है उसका रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और उसके पहले ये जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो यहां पे आप देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है, कुछ बहुत जानकारी है जो प्रायर नॉलेज है आप लोगों का, पुराना क्लास में, क्लास 9, क्लास 10 में आप लोगों को बताया गया है। जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आइदर वे, आइदर इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना, या हाइड्रोजन को रिमूव करना, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन है। और ये फोर्थ वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब के बाद हम लोग इसी पर फोकस करने वाले हैं। एंड ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट का अगर किसी रिएक्शन में
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हम लोग बोलेंगे वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल ऑक्सीडेशन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कोई भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी रिएक्शन में डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो हम लोग कहेंगे वो एलिमेंट रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ गया, रिडक्शन का मतलब समझ में आ गया। हम लिखे हैं सारा पॉइंट्स, लेकिन हम लोगों को फोकस करना है इस पॉइंट नंबर डी पे। बेसिकली सी और डी है तो एक ही चीज कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। तो हम लोग चौथे वाले पॉइंट ज्यादा फोकस करते हैं, बट थर्ड वाले पॉइंट का भी कहीं आगे चल के थोड़ा बहुत यूज रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व है, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो ऑक्सीडाइज कर रहा है और कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो रिड्यूस कर रहा है। अगर ये दोनों प्रोसेस एक रिएक्शन में हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स है। N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ये तो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी प्योर फॉर्म में रहेगा, जो एक एलिमेंट है जो कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। H2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हाइड्रोजन का इस केस में 0। NH3 की अगर बात करें तो इसमें आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आएगा -3 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा +1, -3 एंड +1। ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वो हम सिखा चुके हैं। और अगर वो वाला पार्ट क्लियर नहीं है तो वापस से लास्ट वाले स्लाइड में जाकर के सारा इलस्ट्रेशन को बढ़िया से देखो। तो ये कैलकुलेशन मेरे को लगता है कि आप लोग निकाल लोगे। 3 हाइड्रोजन के मिला के +3 है, तो एक हाइड्रोजन का +1 और नाइट्रोजन का -3। तो नाइट्रोजन 0 से लेकर के जा रहा है -3 तक। सो दिस इज रिडक्शन, बिकॉज यहां पे आप देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है 0 से -3, वेयर एज हाइड्रोजन जा रहा है 0 से लेकर के +1 तक। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन रिड्यूस कर रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल, जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। Ag2O में जब आप ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालोगे तो ऑक्सीजन का निकल करके आएगा -2 और Ag का निकल करके आएगा +1, -2 एंड +1। सो इन दिस केस, और प्रोडक्ट में आप पहले देख लो, प्रोडक्ट में O2 में ऑब्वियसली प्योर फॉर्म में है तो 0 हो गया और Ag का भी 0 हो गया, प्योर फॉर्म में है। ठीक है। तो +1 से 0 गया, सो दिस इज रिडक्शन। और -2 से 0 गया तो बढ़ा है ना, -2 से 0 इंक्रीज किया है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में सिल्वर यानी कि Ag रिड्यूस किया है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज किया है। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। वैसे हम क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आगे बताएंगे आप लोगों को, बट यहां पे आप देखो एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन डिफिनेशन लिखा हुआ है यहां पे। डिस्प्रपोर्शनेशन इज व्हेन सेम एलिमेंट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी कि यहां पर देखो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, यहां पर नाइट्रोजन रिड्यूस कर रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहां पर Ag रिड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है। लेकिन इस रिएक्शन को देखो, H2O2 पेरोक्साइड वाला केस है, आप लोगों को याद होगा। तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1। ये बताए थे आप लोगों को, इन केस ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। H2O में ऑक्सीजन -2 में है और इस O2 में ऑक्सीजन 0 में है। तो यहां पे देखो ये -1 से जब -2 गया, दिस इज रिडक्शन। तो इस एरो में ऑक्सीजन क्या किया है, ऑक्सीजन रिड्यूस किया है। ठीक है। वहीं आप इसको देखो, इस प्रोसेस में इसमें -1 से 0 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, सो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और ऑक्सीजन ही रिड्यूस भी कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आप देखिए एक और रिएक्शन यहां पर हम लिखे हुए हैं, Zn + Cu2+ गिविंग राइज टू Zn2+ + Cu। इस रिएक्शन में आपको दिखेगा कि जिंक यहां पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, और यहां पे Zn2+ में +2 हो गया। तो ये जिंक
ऑक्सीडाइज किया है 0 से +2, और Cu2 प्लस, यहां पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, और यहां पर Cu का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो +2 से 0 गया, यानी कॉपर रिड्यूस किया है। तो इस रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज किया है और कॉपर रिड्यूस किया है। ठीक है, तो अब ये देखो कि इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि यहां पे एक Cu2 प्लस एक्वस का सॉल्यूशन है, और इसमें हम जिंक का रॉड यानी कि प्योर जिंक को उसमें डिप कर दिए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ना ये रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन ऊपर में लिखा हुआ है, यानी कि जिंक ऑक्सीडाइज करेगा, ये जो जिंक रॉड है उसका जिंक ऑक्सीडाइज करेगा Zn2+ में, और Zn2+ में ऑक्सीडाइज करने का मतलब है वो आयनिक फॉर्म में जाकर के सॉल्यूशन में चला जाएगा, और कॉपर Cu2+ रिड्यूस करेगा कॉपर सॉलिड में, और वो इस रॉड में डिपॉजिट कर जाएगा। तो आपको बहुत क्लियरली इस सॉल्यूशन में कलर का चेंज दिखेगा। ये जो रॉड है उसमें आपको कुछ चेंजेस दिखाई देगा, क्योंकि ये रॉड अभी तो जिंक रॉड है, बट थोड़े देर में जब इसमें कॉपर बन करके डिपॉजिट करेगा तो ऑब्वियसली उसमें भी आपको एक चेंज दिखाई देगा। और सॉल्यूशन में जो पहले Cu2+ का आयन था उसमें Cu2+ तो डिपॉजिट करता जाएगा इस जिंक रॉड में, और उस सॉल्यूशन में Cu2+ को रिप्लेस करेगा Zn2+, जिसका रंग अलग होता है। तो वहां भी आपको एक ऑब्जर्वेशन होगा, एक कलर चेंज दिखेगा। स्पेसिफिकली अगर कलर का बात करें हम लोग, तो वो हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग का मेन मोटिव है कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को पहचाने कि कैसे हो रहा है, और वो ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि रिडॉक्स रिएक्शन वहां पर हो रहा है। एग्जैक्ट कलर में क्या चेंजेस होता है ये प्योरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसको अलग से किसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे हम लोग को यह समझना है कि इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे Cu2+ आयन के जगह Zn2+ आयन उसका जगह ले लेगा, और उस रॉड में जो जिंक का रॉड है उसमें कॉपर डिपॉजिट करेगा। ठीक है, ये इस डायग्राम में हम लोग को समझना है, एग्जाम में आएगा तो आपको बेसिकली यही वाला चीज को एक्सप्लेन करना होगा वहां पर। ठीक है, यहां पर दो टर्म आता है, एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ये, तो पहले हम लोग समझते हैं एजेंट किसको बोलते हैं। एजेंट वो होता है जो बगल वाले को या दूसरे को कुछ काम करने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोफेशन विच इज कॉल्ड इंश्योरेंस एजेंट। तो जो आदमी एक इंश्योरेंस एजेंट है वो ऐसा थोड़ी कि खुद का इंश्योरेंस कर रहा है बैठकर, वो बाकी लोगों का इंश्योरेंस कर रहा है। सो इंश्योरेंस एजेंट का मतलब वो जो दूसरे को इंश्योरेंस करने में मदद करे, हेल्प करे। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब एक ऐसा रिएक्टेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में मदद करे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब एक ऐसा रिएक्टेंट जो दूसरे को रिड्यूस करने में मदद करे। ठीक है, तो जो भी एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है वो ऑब्वियसली खुद रिड्यूस करेगा, तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, है ना। जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी चीज जब खुद रिड्यूस कर रहा होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कोई और उसको दे रहा होगा ना, यानी कि वो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन को ये वाला रिएक्टेंट ग्रास्प कर दिया, ले लिया, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बगल वाले को ऑक्सीडाइज करने में मदद किया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन। जैसे इसको देखो, Zn सॉलिड ऑक्सीडाइज किया Zn2+ में, तो जब ये ऑक्सीडाइज किया और इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तभी वो इलेक्ट्रॉन ये Cu2+ पकड़ा और Cu में रिड्यूस कर दिया। तो बेसिकली ये जिंक क्या किया, जिंक इस Cu2+ को रिड्यूस करने में मदद किया। तो ये जिंक क्या हो गया इस केस में, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप बढ़िया से देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां पे हम लिख रहे हैं Zn अंडरगोज ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज किया है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज किया है, हेंस इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जब खुद को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तभी वो बगल वाले को रिड्यूस करने में मदद कर रहा है, उसी वजह से वो बगल वाला ये Cu2+ रिड्यूस कर पा रहा है। तो ये जो ऑक्सीडाइज करेगा खुद, जो खुद में ऑक्सीडेशन करेगा, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि Cu2+ अंडरगोज रिडक्शन। ये तो आप लोग को रिएक्शन में दिख ही रहा है कि Cu2+ इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है,
hence it is acting as an oxidizing agent। तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद रिड्यूस करे और बगल वाले को ऑक्सीडाइज करने में मदद करे। उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज करे और बगल वाले को रिड्यूस करने में मदद करे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जो टर्म है इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट। सिमिलरली ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका भी एक दूसरा नाम होगा, इसको हम लोग कहेंगे रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में Zn हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और Cu2+ हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या है कि आप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब कोई दो चीज आपस में कंबाइन करता है और कोई एक चीज बनाता है, यानी कि रिएक्टेंट में एक से ज्यादा आपको रिएक्टेंट दिखेगा लेकिन प्रोडक्ट सेम दिखेगा। जैसे एग्जांपल यहां पे दिख रहा होगा आप लोगों को, C+O2 गिविंग राइज टू CO2। यहां पे देखो रिडॉक्स तो आप लोगों को दिखेगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसमें 0 है। इस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो यहीं पे देखो कार्बन मेरे को लग रहा है कि ऑक्सीडाइज कर रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ठीक है, तो कार्बन अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन अगर रिड्यूस कर रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब दो चीज या तीन चीज आपस में कंबाइन करेगा और कोई एक चीज बनाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसी का उल्टा है, कोई एक चीज रहेगा रिएक्टेंट में जो टूटेगा दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में। जैसे एग्जांपल है KClO3 ऑन हीटिंग फॉर्म्स KCl+O2। यहां आप जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ऑक्सीजन का -2 निकल के आएगा और क्लोरीन का निकल के आएगा +5। ये आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, पीछे इसी तरह का एग्जांपल को हम इलस्ट्रेट भी किए हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए थे, तो वहां का भी यूज आप ले सकते हैं। हम यहां पे डायरेक्टली लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको दिख रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है ये -2 से गया है 0 पर, तो ये हो गया है ऑक्सीडाइज। KCl में Cl -1 में है, तो Cl +5 से -1 गया, तो ये हो गया है रिडक्शन। क्योंकि एरो सेम मॉलिक्यूल से निकला है तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही है और रिड्यूसिंग एजेंट भी यही है, लेकिन हाँ एलिमेंट अलग अलग है। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो एलिमेंट रिड्यूस कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग जानते हैं क्या होता है, कि कोई एक कंपोनेंट दूसरे कंपाउंड के किसी एक कंपोनेंट को उससे छीन लेता है। रिएक्शन देखो और समझ में आएगा, Cr2O3 plus Al गिविंग राइज टू Al2O3 plus Cr। यहां पे आप देखो ये क्रोमियम ऑक्साइड था, एल्युमिनियम आया और इस क्रोमियम ऑक्साइड से जो ऑक्साइड वाला पार्ट है उसको छीन लिया, क्रोमियम को अकेला छोड़ दिया और यहां पे ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना दिया Al2O3। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि सिर्फ कोई एक कंपोनेंट है जो अपना कंपाउंड को छोड़ के दूसरे कंपाउंड के पास गया है। दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देयर इज मोर एग्जांपल्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एक बड़ा फेमस सा रिएक्शन है Zn plus H2SO4 गिविंग राइज टू ZnSO4 plus H2। This is another example of single displacement reaction। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये रिएक्शन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए अच्छे से, यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो +1 निकल के आएगा। यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालोगे तो वो +2 निकल के आएगा और हाइड्रोजन का 0 है। तो यहां पे आप देखो 0 से +2 जा रहा है तो ये जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है। सिमिलरली यहां पर हाइड्रोजन +1 से 0 पे जा रहा है तो हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि जिंक यहां पे ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन यहां पर रिड्यूस कर रहा है तो ये H2SO4 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये पूरा का पूरा सल्फेट आयन को
का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां पे जिंक आया और इस हाइड्रोजन को किनारे कर दिया और उसका पूरा का पूरा सल्फेट ले लिया, दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो आप लोग को बता दें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट NaCl reacts with AgNO3 to form AgCl plus NaNO3, this is example of double displacement reaction। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें आप देखो सोडियम बगल वाले कंपाउंड के नाइट्रेट को लेकर के कंपाउंड बना दिया, लेकिन उसके बदले में Ag को अपना वाला एनायन भी दिया, यानी कि दो आयन है जो डिस्प्लेस कर रहा है, Cl इसके साथ चला जा रहा है और नाइट्रेट इसके साथ चला जा रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बहुत तरीका से आप इसमें सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है आप लोगों को, और आपको दिखेगा किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इस पूरे रिएक्शन में चेंज नहीं कर रहा है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेसिकली अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदलता नहीं है, जबकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जो कि आप लोगों को दिख रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। वापस आते हैं, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और बहुत स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप नहीं है। ठीक है, और चौथा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करता है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी करता है। इस एग्जांपल में देखो Cl2 में यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ClO माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और Cl माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। तो आपको दिख रहा है ये 0 से +1 गया तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज किया, ये 0 से -1 गया तो क्लोरीन रिड्यूस किया। तो आप क्या कह सकते हैं कि इस केस में क्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट दैट इज अंडरगोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और क्योंकि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है, तो यही Cl2 इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और यही Cl2 इसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला स्लाइड तो देख लिए। हाँ, नाउ विल डिस्कस रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग। हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस कर लिए, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए, हम लोग ये देखना सीख गए कि रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानते कैसे हैं, कैसे पहचानते हैं। तो आप क्या करो, किसी भी रिएक्शन में सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अगर आपको दिखेगा कि उस रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और साथ में कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। जब हम लोग पहचानना सीख गए कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का, कि उस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ध्यान रखेंगे, नॉर्मल बैलेंसिंग जो आप करते हैं केमिकल रिएक्शन का, वो आप करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स दैट हैज टू बी फॉलोड फॉर बैलेंसिंग। ऐसे बेसिक हिट एंड ट्रायल से सारा रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दो तरीका पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है। एक तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा तरीका होता है हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो पहला वाला तरीका से शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थ्रू विच विल लर्न टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहां पर हम एक रिडॉक्स रिएक्शन लेकर के आए। पहले तो आप ये पहचान लो कि रिडॉक्स रिएक्शन है। मेरे को तो दिख रहा है कि यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, सो आयरन ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो आप निकालोगे तो वो निकल के आएगा +6, और इस जगह पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो इस रिएक्शन में क्रोमियम रिड्यूस कर रहा है। और साथ में मेंशन भी है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, इसका यूज होगा बैलेंसिंग के समय। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि रिडॉक्स रिएक्शन है। अब उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करते हैं, लाइन से सारा स्टेप देखना है और स्टेप्स को ध्यान भी रखना है। मल्टीपल प्रैक्टिस से वो स्टेप सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है बैलेंस द एटम अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको आप बैलेंस कर लो।
तो यहां मेरे को दिख रहा है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, और Fe तो बैलेंस भी है, यहां भी एक ही Fe है, यहां भी एक ही Fe है। फिर किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, लेकिन क्रोमियम बैलेंस नहीं है। यहां पे क्रोमियम 2 है, यहां पे क्रोमियम 1 है, तो हम यहां देखो क्या किए, यहां 2 लगा दिया। 2 लगाने का मतलब है कि अब क्रोमियम एटम बैलेंस हो गया। तो पहला पॉइंट ये है कि जो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है उसको आप बैलेंस कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट कहता है कैलकुलेट द नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ये देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है। यहीं पर देखते हैं, तो Fe2+ से Fe3+ में मेरे को दिख रहा है कि +1 का चेंज है। सबको दिखा होगा, 2 से 3 +1 का चेंज। यहां पे दोनों क्रोमियम का मिला करके +12, ध्यान रखना किसी एक क्रोमियम का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग कि +6। यहां पे जो +6 ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक क्रोमियम का। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? नेट चेंज, नॉट जस्ट चेंज। नेट चेंज का मतलब टोटल चेंज। तो यहां पे दोनों क्रोमियम का मिला के +12 है, यहां पे एक क्रोमियम का +3 है, और यहां पे 2 लगा हुआ है, तो यहां पे दोनों क्रोमियम का मिला करके +6 है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमियम का जो चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में वो +12 से +6 हुआ है, तो दिस इज -6। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि पहले आपको बैलेंस करना है उस एटम को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, और फिर आपको कैलकुलेट करना है नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेट चेंज का मतलब कि टोटल चेंज कितना है, दोनों एटम मिला के कितना है, यहां पे दोनों एटम मिलाए कितना है, उसमें आपको चेंज निकालना है। तो एक में चेंज है +1 और एक में चेंज है -6, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चलो यहां पर हम फिर से वो काम किए हुए हैं कि Fe का चेंज है +1 का और क्रोमियम का चेंज है -6 का। थर्ड पॉइंट कहता है मल्टीप्लाई ईच हाफ, यानी कि ये एक हाफ है, Fe2+ से Fe3+ इज 1 हाफ एंड Cr2O72- से Cr3+ इज सेकेंड हाफ, ठीक है। मल्टीप्लाई ईच हाफ विथ सुटेबल इंटीजर, कुछ इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से, सो एज टू इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि आप इसको या और इसको कुछ ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट कि दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज का मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाए। यहां पे 1 है, यहां पे 6 है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ऐसा करने से क्या होगा, दोनों का चेंज सेम हो जाएगा, चेंज का मैग्नीट्यूड चेंज सेम हो जाएगा। तो जब इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आप इसको और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वही उस हाफ रिएक्शन का पार्ट है, और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें, मतलब यहां पे आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं है। तो आप इस वाले पार्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये रिएक्शन आ गया। यहां पे आप Fe2+ के आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख रहे हैं 6, Fe3+ के आगे भी आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख रहे हैं 6, लेकिन Cr2O72- और Cr3+ में कोई चेंज नहीं है, जो यहां 1 और 2 था वही यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। अब दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड H+ टू बैलेंस हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का यूज करो और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का यूज करो। देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में यहां पे यहीं पर देख लेते हैं। देखिए इस रिएक्शन को समझते हैं कि ये वाला पॉइंट को अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं। रिएक्टेंट में आप देखो ऑक्सीजन कितना है, तो आपको दिख रहा है रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है 7 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 0। रिएक्टेंट में 7 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में एक भी नहीं, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का यूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहां अगर 7 ऑक्सीजन है तो इस तरफ हम लिखेंगे 7 H2O, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया दोनों तरफ, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यूज किसका किए, हम लोग यूज किए हैं H2O का, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यू यूज H+, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H+ का इस्तेमाल करो। रिएक्टेंट में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है 14 हाइड्रोजन एटम्स है, 7 × 2 14 हाइड्रोजन एटम आपको रिएक्टेंट में दिख रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ रिएक्टेंट में लिखेंगे 14 H+, सो दैट कि हाइड्रोजन में बैलेंस हो जाए। और अब हम लोगों का जो रिएक्शन यहां पर निकल के आया है वो फाइनल आंसर है, वो बैलेंस्ड फॉर्म में है, और आप इसमें बैलेंसिंग चेक करोगे तो एटम्स भी दोनों तरफ बैलेंस्ड है और चार्ज भी ओवरऑल बैलेंस्ड है। एटम्स बैलेंस होने का मतलब इधर भी 6 आयरन का एटम, इधर भी 6 आयरन का एटम,
यहां भी 2 क्रोमियम, यहां भी 2 क्रोमियम, यहां भी 14 हाइड्रोजन, यहां भी 14 हाइड्रोजन, इस तरफ 7 ऑक्सीजन, इस तरफ भी 7 ऑक्सीजन। तो एटम्स तो बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंसिंग अगर बात करें तो यहां पे देखिए 14 पॉजिटिव चार्ज, 6 इंटू 2 12 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है वो ओवरऑल आप जोड़ लीजिए, तो आपको दिखेगा यहां पे 14 प्लस 12 26 माइनस 2 24 पॉजिटिव चार्ज। इस तरफ देखो 6 इंटू 3 18 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 इंटू 3 6 पॉजिटिव चार्ज, तो 18 एंड 6 24 पॉजिटिव चार्ज। आप ओवरऑल इधर जितना एटम है किसी भी एलिमेंट का उस तरफ उतना ही होगा, और इस तरफ जितना चार्ज है नेट उस तरफ उतना ही चार्ज होगा, ठीक है। तो जब एटम और चार्ज दोनों बैलेंस हो गया तो हम लोग कहेंगे हम लोग का रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में रेडी है। और इसके लिए जो जो पॉइंट्स आप लोग को बोला गया है, यहां पे 4 पॉइंट्स है, वो चारों पॉइंट को प्रॉपरली आप लोग अप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा बात और, क्योंकि यहां पे हम लोग देखे थे कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में था, इसीलिए इस जगह पे H प्लस है और वो एसिडिक मीडियम को जस्टिफाई कर रहा है, और ये फाइनल आंसर हम लोग का है। लेकिन अगर ये एसिडिक मीडियम नहीं होकर के बेसिक मीडियम होता तब तो ये गड़बड़ हो जाता, बिकॉज बेसिक मीडियम में होने की वजह से यहां पे H प्लस तो होना नहीं चाहिए था, होना चाहिए था OH माइनस। तो अगर कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो फिर तो ये 4 पॉइंट्स का काम हो गया, आंसर आपके सामने है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो यहां पे एक आखिरी पॉइंट आपको और मेंशन करना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एंड दैट पॉइंट इज, यू कैन रीड इट आउट, if the reaction is in basic medium add equal numbers of OH minus on both sides so as to convert all H plus to H2O। यानी कि इतना करने के बाद आप देखो कि अगर आपका रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो दोनों तरफ बराबर संख्या का H प्लस को ऐड करो, सो दैट कि जितना भी H प्लस आपको दिख रहा है वो सब का सब OH माइनस से कंबाइन करके H2O में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में तब तो वो 4 पॉइंट्स आपका काम बन जाएगा, लेकिन अगर कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम में तो वो 4 पॉइंट लगाने के बाद आपको ये वाला एक पॉइंट और लगाना है, जिसमें कि आप दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस जोड़ो, ठीक है। कितना OH माइनस जोड़ो, जितना H प्लस दिख रहा है ना उतना जोड़ो, सो दैट कि सारा H प्लस OH माइनस से कंबाइन करके H2O में कन्वर्ट कर जाए। ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा, तो एक एग्जांपल यहां पे हम लोग करते हैं बेसिक मीडियम का, और वहां से क्लैरिटी हो जाएगा आप लोग को। ये एक रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिविंग राइज टू MnO2 प्लस I2, और ये रिएक्शन होता है बेसिक मीडियम में, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको। और इसको हम लोग अब सारा पॉइंट्स लगा करके जल्दी से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पहचानना जरूरी है कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो वो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +7, और यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, तो +7 से +4 इज रिडक्शन। सिमिलरली यहां पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, और यहां पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो -1 से 0 इज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में मैग्नीज रिड्यूस कर रहा है और आयोडीन ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो रिडॉक्स तो पक्का हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट ये होता है, हम बार-बार पॉइंट देखेंगे नहीं, आपको हम रिवाइज करवाते हैं कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है आप उस एटम को, उस एलिमेंट को पहले बैलेंस करो। तो मेरे को दिख रहा है कि Mn तो पहले से ही बैलेंस्ड है, यहां पे Mn का एक एटम है, यहां भी Mn का एक एटम है, तो मैग्नीज तो बैलेंस्ड है, लेकिन आयोडीन बैलेंस्ड नहीं है। यहां पे आयोडीन 2 है, तो यहां पे हम लगा दिए 2। पहला पॉइंट ये है, सो एज टू बैलेंस आयोडीन, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है, यू हैव टू कैलकुलेट नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेट चेंज देखो, मैग्नीज +7 से +4 द चेंज इज -3। आयोडीन यहां पे नेट ऑक्सीडेशन नंबर दोनों आयोडीन का मिला के कितना है, -2। फिर से वही बात, एक एटम का नहीं, टोटल नेट चेंज -2, और यहां पे आयोडीन का कितना है 0, सो बेसिकली इट इज +2। The change is -3 for manganese, the change is +2 for iodine. Now you have to multiply these two with suitable integers so that ये change का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब यहां पे, तो ये भी -6 हो गया, ये +6 हो गया, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया।
जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी आप 2 लगा दोगे और यहां भी आप 2 लगा दोगे, ठीक है। लेकिन जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आप 3 लगा दोगे, यहां पहले से ही 2 था तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। यहां पे हो जाएगा 6। ये तो क्लियर होना चाहिए, ये पहले से 2 था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। ये वाला चीज तो हम लोग कर लिए। अब अगला पॉइंट आता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप लगाओ H2O। देखिए जरा, इधर ऑक्सीजन कितना है 8 और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है 4, इस तरफ 8 है और इस तरफ 4 है, यानी कि उस तरफ 4 ऑक्सीजन कम है। तो यहां पे हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, बेसिक मीडियम लिख लिए होंगे आप लोग। यहां पे हम लगा देंगे +4 H2O, है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का यूज करना है। इधर 8 ऑक्सीजन था, इस तरफ 4 ऑक्सीजन था, 4 H2O लगा दिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू यूज H+, तो इस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है और इस तरफ 8 हाइड्रोजन का एटम है, तो यहां पर हम लगाएंगे +8 H+। ये जैसे ही लगाए बैलेंस तो हो गया, लेकिन एक चक्कर हो गया, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो H+ अलाउड नहीं है। तो ये जो 5वां वाला पॉइंट है अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे, और 5वां वाला पॉइंट कहता है कि दोनों तरफ OH- लगाओ इतना, सो दैट के सारा H+ H2O में कन्वर्ट कर जाए। तो मेरे को दिख रहा 8 H+ है, तो हम यहां पर भी लगा देंगे 8 OH-, और इस तरफ भी मेरे को लगाना पड़ेगा +8 OH-, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ OH- लगा देंगे, ठीक है। अब ये 8 H+ और 8 OH- मिल करके बनाएगा 8 H2O। उधर तो अकेला रहेगा OH-, कोई H+ है नहीं, ये दोनों मिलकर के बना देगा 8 H2O। तो ध्यान दो, इस तरफ 8 H2O है और इस तरफ 4 H2O है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वहां से 4 H2O कटेगा और यहां पे 8 की जगह बचेगा 4 H2O। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बचेगा वो देखो, यहां 8 उधर 4 को खा गया, तो ये बचा 4 H2O प्लस दिस इज 2 MnO4 माइनस प्लस 6 I माइनस एरो, यहां पे 2 MnO2 प्लस दिस इज 3 I2 प्लस वो 4 H2O तो कट चुका है इस 8 H2O से, लेकिन वो 8 OH माइनस बाकी है। नाउ दिस इज द फाइनल रिएक्शन इन द बैलेंस्ड फॉर्म दैट कंटेन्स OH माइनस एंड नॉट H+, और क्योंकि ये बेसिक मीडियम था, नाउ इट इज जस्टिफाइड कि OH माइनस यहां पे है। आप इसको चाहो तो चेक कर लो, दोनों तरफ एटम्स और चार्ज पूरे बैलेंस होंगे। एटम्स तो दिख ही रहा है सब लोग को, एटम्स और बैलेंस किए भी हैं। चार्ज की अगर बात करें तो इस तरफ देखो, यहां पे कोई चार्ज नहीं, यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज और 6 नेगेटिव चार्ज मिलाकर के 8 नेगेटिव चार्ज, और यहां पे आप देखिए 8 नेगेटिव चार्ज। तो एटम और चार्ज दोनों बैलेंस हो गया। एक एग्जांपल हम लोग एसिडिक मीडियम का देख लिए, एक एग्जांपल बेसिक मीडियम का देख लिए। आई गेस ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप लोगों को क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो एज कि सारा पॉइंट्स आपको याद रहे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीखने के बाद अब दूसरे तरीके में आते हैं जिससे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरे तरीके का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें भी कुछ पॉइंट्स है, और क्योंकि आपको वो वाला पॉइंट सब क्लियर हो गया होगा और आपको एप्लीकेशन में समझ में आ गया होगा, तो यहां बहुत सिंप्लीफाइड होने वाला है। ये सब पॉइंट्स भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बिकॉज एग्जाम में कई बार ना स्पेसिफाई कर देता है दैट यू हैव टू बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो जो भी तरीका होगा उसी को आप लोग अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पे हम फिर से वही रिएक्शन लिखे एग्जैक्टली जो लास्ट वाले केस में लिखे थे, Fe2 प्लस Cr2O7 माइनस गिविंग राइज टू Fe3 प्लस Cr3 प्लस इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe का और क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, पता है आप लोगों को। पहला 3 पॉइंट जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है दैट यू हैव टू डिवाइड द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। पता है आप लोगों को Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, और रिडक्शन हाफ हो गया Cr2O7 माइनस से Cr3 प्लस, बेसिकली जहां पे क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को सेपरेट कर दिया, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। सेकेंड पॉइंट सेम है, बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस कर लो। क्वाइट ऑब्वियस कि उसको तो बैलेंस करना सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगा ही। तो Fe यहां पे एक एटम, यहां पे एक एटम सेम है, बैलेंस्ड है।
क्रोमियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लगा दिए हम, सो दैट कि क्रोमियम बैलेंस हो जाए, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट है बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यूजिंग H2O एंड H+ रिस्पेक्टिवली। अगेन एग्जैक्टली सेम स्टेप है जो कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में लगाते हैं कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का यूज करो और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का यूज करो। तो यहां पे दोनों में से कुछ भी नहीं है। यहां पे देखो 7 ऑक्सीजन है, तो इस तरफ उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 7 H2O। ठीक है, यहां पर 7 है तो यहां पे लगा दिए हम लोग 7 H2O, और उधर 14 हाइड्रोजन आ गया तो इस तरफ हम लगा दिए 14 H+। आगे से ये वाला पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को कि दोनों हाफ रिएक्शन में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। उसको बैलेंस करके हम यहां पर लिख दिए, देखिए फिर से लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन हाफ ये रहा, रिडक्शन हाफ एग्जैक्टली जो उधर लिखे थे वही वाला बात है कि 7 H2O लगा दिए, थोड़ा उल्टा हो गया इस तरफ, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे 7 ऑक्सीजन है तो इस तरफ बैलेंस करने के लिए वी विल यूज 7 H2O। क्लियर है ना, यहां पे देखिए 7 H2O प्रोडक्ट साइड में था तो 7 H2O उधर लगाएंगे और 14 H+ ये हम लोग इस तरफ लगा देंगे। ठीक है, सो दैट कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बिल्कुल भी नहीं था कि आपको इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके चार्ज को बैलेंस करना है। अब यहां देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है, तो अगर आप इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो देखो बैलेंस हो गया चार्ज, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज, यहां 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव मिला करके इधर भी 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वैसे भी ध्यान रखना ऑक्सीडेशन हाफ में जब भी इलेक्ट्रॉन आप लगाओगे चार्ज को बैलेंस करने के समय तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में लगेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में आपको दिखेगा। सिमिलरली जब रिडक्शन हाफ में आप चार्ज को बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा रिएक्टेंट के साइड में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग चार्ज बैलेंस करके देखते हैं कितना चार्ज रिएक्टेंट में लगाना है मेरे को। प्रोडक्ट में आपके पास 2 × 3+ यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज है, सबको दिख रहा है। रिएक्टेंट में देखो यहां 14 H+ यानी कि 14 पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे 2- लिखा हुआ है तो यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज है। ध्यान दो 14 पॉजिटिव 2 नेगेटिव यानी कुल मिलाकर के 12 पॉजिटिव चार्ज और यहां पे 6 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस तरफ नेट 6 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो यहां पे अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा दें तो देखो चार्ज बैलेंस हो गया। अच्छे से देखना 14 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज मिलकर के हो गया 12 पॉजिटिव चार्ज और 6 नेगेटिव चार्ज मिलकर के हो गया 6 पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे देखो 6 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है कि आपको ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में दिखेगा और रिडक्शन हाफ में रिएक्टेंट में दिखेगा, और चार्ज के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन को लगा लेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बढ़िया है, समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लाई ईच हाफ रिएक्शन विद सुटेबल इंटीजर टू इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी मिलता जुलता पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, बस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग नेट ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज को इक्वल कर रहे थे और यहां पे हम लोग को इक्वल करना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है 1 और यहां पे इलेक्ट्रॉन है 6, तो इस पूरे रिएक्शन को, ऊपर वाले रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ और ये वाले रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। खैर वो तो खैर लिखने का बात है, 1 से मल्टीप्लीकेशन तो कुछ होता थोड़ी। तो ऊपर वाले रिएक्शन को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में लिखा है देन ऐड द 2 हाफ रिएक्शन। ऑब्वियसली आप डिवाइड किया शुरू में ना, तो आपको लास्ट में ऐड करना होगा कि ऐसा करने के बाद यू हैव टू ऐड द 2 हाफ रिएक्शन। देखिए ऐड करने पे क्या निकल के आता है, जब उसको 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी यहां भी 6 लग जाएगा, यहां भी 6 लग जाएगा। और एक बहुत ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को इसलिए बराबर कर रहे हैं दोनों में सो दैट ऑन एडिशन द इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट। अब देखो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एडिशन के समय कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट लिखा हुआ है एंड देन ऐड द 2 हाफ रिएक्शंस, ये एडिशन से क्या होगा, नेट इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन 6 Fe2+, 6 Fe2+ रिएक्टेंट हो गया, इसमें और कोई रिएक्टेंट तो है नहीं। फिर यहां आ जाते हैं, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, प्लस 14H+ प्लस Cr2O7 2-। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को लिखने का जरूरत नहीं, वो कैंसिल आउट हो चुका है एडिशन में। तो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट में पहले इसको लिख देते हैं 6 Fe3+
प्लस यहां पर क्या लिखे 2 Cr3 प्लस 7H2। ये देखो बैलेंस्ड फॉर्म में आ गया। एग्जैक्टली यही वाला आंसर आया था जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किए थे, और फाइनली आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से भी ये आ गया, बट स्टेप्स थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, खैर यहां पे एक पॉइंट और मेंशन करना जरूरी है, फिर से वही सेम पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप लोग समझ गए होंगे कि एसिडिक मीडियम में तो ये बात बिल्कुल सही हो गया कि ये वाला रहा, बट अगर बेसिक मीडियम होता तो यहां पे आप क्या चेंज करते, तो आपको पता है जितना H प्लस दिख रहा है उतना ही OH माइनस आप दोनों तरफ लगाते, सो दैट कि सारा H प्लस OH माइनस में कन्वर्ट कर जाता। फॉर इलस्ट्रेशन हम लोग एग्जैक्टली सेम रिएक्शन को लेकर के बना सकते हैं जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में लिए थे, एंड द रिएक्शन वाज MnO4 माइनस प्लस यहां पर रिएक्शन था Cl माइनस गिविंग राइज टू MnO2 प्लस Cl2। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन था जिसमें से Mn रिड्यूस कर रहा है और Cl ऑक्सीडाइज कर रहा है, एंड द मीडियम इज बेसिक मीडियम। दिस मीडियम इज बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले स्टेप में आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ और आप लिखेंगे रिडक्शन हाफ, जिसे एग्जाम में करेंगे वो काम कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन हाफ में यू विल बी राइटिंग Cl माइनस एरो Cl2 बिकॉज क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है। रिडक्शन हाफ में यू विल बी राइटिंग MnO4 माइनस से, थोड़ा हम स्पेस देते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए और इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए, MnO4 माइनस से यहां पे जा रहा है MnO2 में। ये हो गया रिडक्शन हाफ। ठीक है, अब जल्दी जल्दी पॉइंट्स लगाते हैं। जिस एलिमेंट का, जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है उसको बैलेंस करना है, तो यहां पे 2 क्लोरीन है तो यहां पर 2 लगा दो। यहां पर मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है तो मैग्नीज पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, अब आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। ऊपर में दोनों में से कोई भी नहीं है, यहां देखो 4 ऑक्सीजन उधर 2 ऑक्सीजन, तो यहां पे हम लगाएंगे +2 H2O। जल्दी जल्दी करते हैं। और हाइड्रोजन उधर 4 एक्स्ट्रा आ गया तो यहां पे हम लगाएंगे +4 H+, ऐसा लगा दिए। अब इतना करने के बाद वी हैव टू बैलेंस चार्ज। इधर 2 नेगेटिव चार्ज है, इधर कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पे हम लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए अच्छे से चार्ज बैलेंस हो गया है। ऑक्सीडेशन हाफ में, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में दिखाई भी दे रहा है। यहां देखो 4 पॉजिटिव चार्ज एंड 1 नेगेटिव चार्ज, तो इन टोटल यू हैव 3 पॉजिटिव चार्ज और प्रोडक्ट में कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहां पे अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन लगा दें तो फिर से चार्ज बैलेंस हो गया, और रिडक्शन हाफ है तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में दिख भी रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या को बराबर करना है। तो इस रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इस रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और जोड़ देंगे। जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 6 Cl माइनस प्लस 8 H प्लस प्लस 2 MnO4 माइनस। एकदम क्लियर होगा। यहां पे 2 into 3 6 Cl माइनस, 4 into 2 8 H प्लस एंड 1 into 2 MnO4 माइनस। इलेक्ट्रॉन लिखने का जरूरत नहीं है बिकॉज जब आप ऐड कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुका है। ऊपर भी 6 नीचे भी 6। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में अगर लिखने का बारी आए तो फिर यहां पे हम लिखेंगे 3 Cl2 प्लस 2 MnO2 प्लस 4 H2। ये हो गया प्रोडक्ट। लेकिन था तो ये बेसिक मीडियम, तो एक पॉइंट यहां पे ऐड करना है जो आप लोग सबको पता है, एंड द पॉइंट इज यहां पे 8 OH माइनस जोड़ो, इस तरफ भी 8 OH माइनस जोड़ो। एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में किए थे, और इन दोनों को मिला करके 8 H2O लिख दो और उधर से 4 H2 इधर ला करके एडजस्ट कर दो। जो काम वहां पे किए थे, कुछ भी नया इसमें नहीं है। So that's it. We are done with this chapter, redox reaction. We have learned oxidation number calculation. We have learned to determine whether reaction is redox or not. किसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन? ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, पूरा थ्योरी विथ लॉट्स ऑफ इलस्ट्रेशन आप लोगों को बता दिया गया है। आई होप द वीडियो, आई होप द चैप्टर इज क्लियर विथ यू। अगर बहुत क्लियर नहीं है तो आप फिर से इस वीडियो को देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ इसके बारे में, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, और
चैप्टर पे कमांड करो, जो कि प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर करो अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल होगा तो। एंड विल बी बैक with another chapter of either class 11, class 12 or any pre-foundation classes as soon as possible. Thank you so much for watching.